सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली पढ़िए। ये कुंडली एक एक्ट्रेस है, उर्वशी रौतेला। अच्छा। ये मेन इनका मॉडलिंग का काम था और उसके बाद फिल्में भी कुछ की। अच्छा। तो ये कुंडली पढ़िए। अब अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ आपको बताते हैं कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीखी हुई एक्ट्रेस नहीं है कि है ना, जो अभिनय की क्षमता सीख के आते हैं। ये मेन मॉडलिंग में थी, ठीक। फिर मॉडलिंग से जो है निकल के एक्टिंग में है। उर्वशी रौतेला है बॉलीवुड की एक्ट्रेस और मॉडल। तो उर्वशी रौतेला की जन्म कुंडली वृषभ लग्न है और सिंह राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश शुक्र इनका स्थिर में है, अष्टमेश का गुरु चर में है, मध्य हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये भी अल्पायु हो गए। दो तरह से अल्पायु की कालखंड की कुंडली है। लेकिन लग्नेश इनका शुक्र दशम घर में राजयोग बना रहा है और ये शुक्र उच्चाभिलाषी है। मीन इसकी उच्च राशि है, कुंभ राशि में एक राशि पीछे बैठा है, इसलिए इनकी आयु का कालखंड एक बढ़ करके मध्य आयु के कालखंड में हो जाएगा। 28 साल की है। हाँ, तो उर्वशी रौतेला की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश शुक्र दशम घर में उच्चाभिलाषी बैठा, मीन इसकी उच्च राशि है और एक राशि पीछे कुंभ में बैठा है। एक तो ये राजयोग हो गया। पंचमेश का बुध दशम घर में नीचाभिलाषी है, मीन इसकी नीच राशि है, एक राशि पीछे कुंभ में बैठा है। लेकिन ये राजयोग पंचमेश का बुध यहाँ एक दूसरा राजयोग हो गया। भाग्येश का शनि इनका नौमेश का शनि दशम घर में आ गया, ये बहुत बड़ा राजयोग दे देगा, है नहीं। शनि कुंभ राशि में अपनी ही राशि में है, तो 3 राजयोग इनके पास ये हो गए। चतुर्थेश का सूर्य इनका अपने से 7वें दशम घर में बैठा है। सूर्य यहाँ उच्चाभिलाषी, मेष इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे बैठा कुंभ में। ये चौथे घर को देख भी रहा है, तो अपने घर को मजबूत करेगा, भूमि भवन वाहन है ना, ये उपलब्ध कराएगा, है ना। ये अच्छे होने चाहिए, भूमि भवन वाहन। सप्तमेश का मंगल आ गया 9वें घर में उच्च का मकर में, तो एक ये राजयोग मिलेगा, है ना। तो एक लग्नेश शुक्र का हो गया और एक पंचमेश बुध का हो गया, 2 राजयोग हो गए। और एक ये सप्तमेश मंगल 9वें घर में उच्च का आ गया, एक ये राजयोग हो गया। दशम घर का मालिक शनि दशम घर में ही बैठा है, वो नौमेश दशम घर में गया, वो राजयोग ही बना रहा है ना। इसमें बहुत राजयोग है ना। हाँ, तो 3 राजयोग, 1 2 लग्नेश शुक्र का, पंचमेश बुध का और सप्तमेश मंगल का, 3 राजयोग। और ये शनि वाला भी हो जाएगा। हाँ, नौमेश दशम। हाँ, 4 राजयोग, 4 राजयोग हो गए, है ना। तो ये ठीक भी है। एक चीज हम आपको बताएं, ये मतलब इनकी एक्टिंग प्रतिभा कुछ नहीं है, लेकिन ये अब देखिए 4 राजयोग है कुंडली में। हाँ, तो ये बॉलीवुड में सारे अरबपतियों के साथ में उठना बैठना, उनके साथ जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करना। वरना इतने राजयोग अगर कहीं किसी प्रतिभाशाली आदमी के पास में होते तो वो एकदम बिल्कुल फिर टॉप ही पे रहता हर समय। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रतिभा कम है तो राजयोग का ज्यादा होना जरूरी है, तभी आदमी ऊंचाई पे। अब ये धन भाव का मालिक बुध यहाँ नीचा अभिलाषी बैठा है नहीं। मीन इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे कुंभ में बैठा है। ये क्या बताता है नहीं, नीचा अभिलाषी है, इसका मतलब है कोई मिडिल क्लास फैमिली से है। हाँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, कोई बहुत धनवान परिवार से नहीं। अच्छा, पति भाव इनका देखो, तो पति भाव का मालिक मंगल इनका राजयोग बना रहा है, इसलिए इनका जो भी पति होगा वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, है ना। बस यहाँ राहु बैठा है मंगल के घर में,
और 1 2 3 7 और 10 यहाँ शनि की दृष्टि आ रही है मंगल के घर पे। ये राहु और शनि मिल करके इनके विवाह बाधा योग बनाएंगे। तो विवाह में देरी कराएंगे, है नहीं। एक तो ये स्वभाव हो जाएगा, और अगर मान लो तलाक उलाक की भी कभी संभावना बन सकती है। अच्छा। एक मैरिज में। अच्छा। है नहीं। अच्छा। तो विवाह बाधा योग में ही वो भी आता, तलाक भी। अच्छा। तो एक अगर बाधा आ गई तो वो निपट जाएगी, उसके बाद जो मैरिज होगी वो ठीक होगी। अच्छा। है नहीं। बाकी ठीक ठाक है। अच्छा, करियर इनका स्थिर राशि में है शनि, है नहीं, तो करियर तो इनका चलता रहेगा। अच्छा। जो भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जन्म कुंडली ठीक है हमारे हिसाब से तो। 4 राजयोग हैं कुंडली। हाँ, 4 राजयोग, बढ़िया कुंडली है। तो अच्छा, अब इसमें एक चीज जैसे हमको समझ में आती कि अगर किसी की कुंडली में 2 से ज्यादा राजयोग हैं, तो उसको वो जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र की पूरी अपनी जितनी भी उसकी विद्या चाहिए, हाँ, उस क्षेत्र से उस क्षेत्र में सफलता के लिए फिर वो उसको सीख लेनी चाहिए। हाँ, चाहिए तो है। लेकिन किसी कारणवश लोग नहीं सीख पाते हैं। तो परिस्थितियां नहीं मिलती हैं, नहीं। हाँ। कभी कोई कारण होता है। हाँ, ये भी बात सही है कि वो सब चीजें जो है। तो बाकी हमारे हिसाब से जन्म कुंडली ठीक है, ठीक ठाक कुंडली। हाँ, ठीक है। संतान भाव देखो तो ये भी राजयोग बना रहा बुध, है नहीं, इसलिए संतानें भी जो होंगी अच्छी होंगी। पति में हमने बताया केवल एक विवाह बाधा योग है नहीं, डिवोर्स वगैरह का। हाँ, बस इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। और संतान भाव इनका राजयोग बना रहा है बुध पंचमेश, है नहीं, 10वें घर में। संतानें इनकी जो होंगी वो अच्छी होंगी वहाँ पे। अच्छा, यहाँ राहु मार्केश बनाएगा। राहु 7वें घर में। हाँ, राहु मंगल के घर में बैठा। राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा रहेगी, थोड़ी कष्ट इनको शारीरिक कष्ट रहेगा। अच्छा, समझ गए बात। तो अच्छा, चलिए, तो खैर कुंडली जो है ठीक ठाक कुंडली है। वो बताइए, हम लोग उस 16 संस्कार की बात करते थे। अच्छा। तो उसमें अब कौन सा संस्कार जो है बताएं। हाँ, बाकी ये उर्वशी रौतेला की जन्म कुंडली ठीक है। हाँ, अगला संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार प्राचीन काल से एक परंपरा है जनेऊ धारण कराने की, है नहीं। तो इसका बाकायदा पूजा पाठ होकर के एक समय होता है। उस समय में मुहूर्त निकाल करके ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत कराते हैं। अच्छा। जनेऊ धारण कराते बच्चे को। तो इस संस्कार का सबसे बड़ा जो फायदा है वैज्ञानिक रूप से, वो ये है कि जब बाथरूम जाना हुआ है नहीं, यूरिनेशन के लिए, हाँ, लघु शंका या दीर्घ शंका, अच्छा, है नहीं, दोनों के लिए। अच्छा, दोनों के लिए तो वो जनेऊ दाहिने कान पे लपेट लेते थे, है नहीं, दाहिने बाएं जहाँ भी उसका नियम हो। तो उससे क्या होता था कि उस शंका में आसानी होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी। अच्छा। और उससे संबंधित रोग होने की संभावना कम हो जाती है। वो कान पे जो है एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। हाँ, एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर की। हाँ। तो वो एक मान्यता प्राचीन काल से है। तो लेकिन ये हमारे हिंदू धर्म में तो ज्यादातर ब्राह्मणों में ही यज्ञोपवीत होता है, नहीं। और ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों में, तीनों में ज्यादा होता है। बाकी और लोग भी कराते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हम जैसे आप यज्ञोपवीत वाला बताए, हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि स्त्रियों में नहीं होता यज्ञोपवीत। हाँ, स्त्रियों में नहीं होता, सिर्फ पुरुषों में कराते हैं। तो क्या पुराने जमाने में पुरुषों को ये बीमारियां ज्यादा होती थी? जरूर होता होगा। हाँ, कोई न कोई कारण तो रहा होगा। यूरिन से संबंधित बीमारियां पुरुषों में ज्यादा रही होती। तो इन लोगों ने रिसर्च की होगी, उनके पॉइंट ढूंढे होंगे, है ना, कि शरीर में किस पॉइंट को दबाने पे कहाँ पे कौन सी बीमारी ठीक होती है। अच्छा, क्योंकि हम ये बहुत लंबे समय से सोचते थे कि ये जो यज्ञोपवीत होता है इसको लड़कियां जो है कभी नहीं धारण करती, है ना। लड़कियों में नहीं होता, ये पुरुषों के लिए होता। तो इस तरह से ये संस्कार। और ये धागे को गले में बांधने का क्या मतलब प्रयोजन है कि हर समय वो साथ रहेगा इस वजह से, क्योंकि यूरिन कभी भी लग सकता है। हाँ,
वो एक कंधे पे डालते हैं। हाँ, कंधे पे डालते हैं, जनेऊ कपड़ों के अंदर रहता है वो। हाँ, वो कपड़ों के अंदर रहता है। तो वो हर समय इसलिए पहने रहते हैं जैसे कहीं बाहर जाना हुआ, है नहीं। तो उसका एक नियम होता है कि एक बार यज्ञोपवीत ये जनेऊ पहनाने के बाद वो जब उसका समय होता है, जनेऊ धारण का जो विधान है ना यज्ञोपवीत, इसके बाद इसका एक टाइम फ्रेम होता है। क्या? कि ये जब कब मतलब कितने साल इसको चलना चाहिए। अच्छा। उतने साल के बाद दोबारा फिर नया जनेऊ धारण करा जाता है। तो उसमें उतना बड़ा फंक्शन नहीं होता है, उत्सव, लेकिन वो ब्राह्मण के द्वारा ही वो मंत्रों के जाप करके तभी यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब ये नहीं कि अपने आप जो है जब वो तागा खराब हो गया तो बदल ली। नहीं, अपने आप नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे कोई महत्व नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जितने भी कर्म हैं इनको हम लोग कर्म कांड में रखते हैं ना। हाँ, इनको कर्म कांड कहते हैं। तो ये जितने भी कर्म कांड हैं इनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हाँ, और प्लस इनके पीछे मेडिकल भी कुछ रीजन। हाँ, कुछ मेडिकल रीजन है। तो ये जो हम लोग बचपन से पढ़ाया जाता है या ये सिखा दिया जाता है कि ब्राह्मण कर्म कांड करते हैं और ये बेकार तो हुआ नहीं, बेकार नहीं हुआ, नहीं, ये कोई पाखंड भी नहीं हुआ, ये तो फुल साइंटिफिक चीज हुई। ये तो साइंटिफिक चीज है, इसमें पाखंड उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो शास्त्र नहीं पढ़ता है वो शास्त्र को जानता ही नहीं, इसीलिए वो कहता है कि ये पाखंड है। तो फिर उसको लाभ भी नहीं हो पाता शास्त्र, उसको कहाँ लाभ तो होगा? ये तो फिर मतलब ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज है। इसका मतलब यह है कि किसी चीज का लाभ लेने के लिए उस चीज की पूरी जानकारी होगी तभी तो करेगा, तब उसका लाभ होगा। ये चीज है। अच्छा, ये जो है फिर उर्वशी रौतेला की कुंडली, बाकी ठीक है, कुंडली सब ठीक ठाक है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें जैसे शनि जो है वो नवमेश यहाँ दशम में आया, तो ये नैसर्गिक राजयोग बनाएगा ना? हाँ, वो तो नैसर्गिक राजयोग है भी। हाँ, और उस तरह से भी ये राजयोग ही है। नवमेश दशम में गया, नवमेश दशम में। अब एक चीज है, जैसे इसमें 4 राजयोग हैं, शुक्र, शनि का, बुध का और मंगल का। अब इनकी महादशाएं ना आए इंसान नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें जानते हैं, इसमें शुक्र की आई है 2000 से 2020। अब शुक्र के बाद सूर्य आएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, फिर मंगल आ जाएगा, अच्छा, फिर मंगल। वो ऐसा नहीं होता कोई मतलब अगर कुंडली में राजयोग है, अगर 4 राजयोग हैं तो ये आवश्यक नहीं कि चारों राजयोगों की महादशा मिले जीवन में। हाँ, लेकिन उसमें से 2, 3 तो इससे एक कैलकुलेशन और बैठती है। कुंडली में जितने ज्यादा राजयोग होंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि एक ना एक राजयोग की महादशा लाइफ में आ जाएगी। ये तो होता है। तो अभी किसी की कुंडली में सिर्फ एक राजयोग है तो वो फंस सकता है ना, नहीं, महादशा नहीं आई। हाँ, तो फंसेगा, तो वो बेकार हो जाएगी कुंडली। हाँ, फिर बेकार हो जाएगी, फिर वो अपने वो राजयोग फिर स्थगित हो जाएगा, वो अगले उसमें जन्म में चला जाएगा। ओहो, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। मतलब ये कि अगर किसी की कुंडली के अंदर राजयोग है और किसी ज्योतिषी ने कहा कि ये राजयोग है, लेकिन वो राजयोग तुमको मिल नहीं पाएगा, ये तो बहुत ही उसका लाभ अंतरदशाओं में मिलता रहेगा। छोटी छोटी अंतरदशाएं और जो अंतरदशाएं उसकी मिलेंगी, उसका तो लाभ मिलता रहेगा, लेकिन महादशा का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके आप क्या कारण समझते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है कि कौन सी ऐसी अदृश्य चीज है कि जो वो कोई ईश्वरी विधान होगा उसका, कि राजयोग मिला और उसका भोगने का वो नहीं मिला? हाँ, वो ईश्वरी विधान होता है, वो जन्म कुंडलियों के ग्रहों से नहीं निकलेगा। अच्छा, इसमें ये जो हमने एक चीज और पढ़ी है शास्त्रों में, पुण्य कर्म और पाप कर्म, संचित पुण्य कर्म और संचित पाप कर्म, इनके जो फल है ये राजयोग के रूप में या इनके मिलते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि संचित का तो ये मतलब हुआ ना कि भंडारण किया गया, तो जैसे अगर ये पूर्व जन्म का जो कॉन्सेप्ट चलता है तो इसके हिसाब से जब भंडारण पूरा हो जाता है तभी उसको उसकी दिशा देते होंगे कि ये राजयोग इस वाले जो है जन्म में निकले या ऐसे निकले। नहीं, कर्म संचित कर्म तो एक अलग चीज हो गई। क्या? वो अनंत काल से जब से जीवात्मा शरीर धारण की है, ईश्वर ने विधान बनाया, भगवान जी ने जब से उसको पृथ्वी पे भेजा है नी, उसने जब से उसको शरीर दिया,
तब से जितने भी वो कर्म करता जाएगा वो संचित होते रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो संचित कर्म एक अलग हो गया। अच्छा, इसके बाद अब जैसे एक जीवन उसको मिला, पहला ही जीवन ले लो, ठीक है, तो पहले जीवन से पहले उसके पास कोई संचित कर्म नहीं होता। हाँ, ठीक बात है। सृष्टि के आरंभ में जब परमात्मा जी ने जीव की रचना की, देह दिया, शरीर दिया जीवात्मा को, तो उस समय उसके पास प्रारब्ध का कोई कर्म नहीं था। हाँ, ठीक है, सही है। कहाँ होगा? हाँ, उसने कोई कर्म किए नहीं। तो पहला जन्म जो उसका हुआ, पहला जीवन जो उसने बिताया, उसमें जो कर्म उसने किए वो चले गए संचित में हो गए। ठीक, वहां से शुरुआत हो गई। अब जब दूसरा अगला जन्म मिलेगा तो क्या होगा कि वो जो संचित कर्म है उसी में से कुछ कर्म निकाल करके उसके अगले जीवन के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, अगले जीवन में वो फिर उसको दो कर्म भोगने पड़ेंगे। क्या? एक तो संचित में से जो उसको प्रारब्ध मिला, भाग्य, और दूसरा वो जो कर्म सृजित करेगा वो संचित में रिवर्स होकर के इकट्ठा होता रहेगा। अच्छा, तो ये खेल इसी तरह से जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसमें एक सवाल हमारा देखिए। हाँ, तो ये जो विचारधारा चलती है कि इस जन्म का काम किया हुआ इसी जन्म में फल मिल जाता है, ये क्या विचारधारा है? नहीं, ये तो गलत है, ये है ही नहीं। हाँ, अगर प्रारब्ध का हिस्सा छोटा है, ठीक है, तब तो इस जन्म का किए हुए कर्म का फल मिल जाएगा इस जन्म में। और अगर प्रारब्ध और समझ गए हम, अगर प्रारब्ध बहुत लंबा है तो पहले वो भोगा जाएगा। हाँ, फिर वो पहले प्रारब्ध भोगेगा, फिर ये चला जाएगा। ये जो चीज शास्त्रों में चलती है कि कोई इंसान दुख भोग रहा है या सुख भोग रहा है, तो शास्त्र कहता है कि वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। शास्त्र कभी कहते नहीं कि वो अपना कर्म भोग रहा है। ना, वर्तमान का कर्म भोग रहा है, ऐसा शास्त्र कभी नहीं कहता। कभी नहीं कहता। वो यही कहते हैं प्रारब्ध भोग रहा है। बस, तो इससे तो ये बात निकल के आ जाती है कि हर चीज फिर विधि लिखित हुई। हाँ, अब एक हिसाब से तो विधि लिखित ही है। जो कर्म का सिद्धांत हुआ, वो गूढ़ इसी वजह से कहा जाता है। इसी वजह से गूढ़ रहस्य कहा जाता है। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि प्रारब्ध अगर बहुत लंबा होगा तो उसमें वो जो किया गया कर्म है इस जन्म का, वो संचित में निकल जाएगा। भाई, आज वर्तमान समय में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं सब अच्छा काम करता हूँ फिर भी मुझे दुख मिलता है। ठीक बात है नहीं? अच्छे कर्मों का हमारे कोई फल नहीं मिलता। उसका कारण यही है कि उनका दुख का प्रारब्ध ही लंबा है, भाग्य, इसलिए उनको वो भोगना पड़ रहा है। और सबसे पहले भोगा प्रारब्ध जाएगा, ना कि कर्म। ना, पहले तो प्रारब्ध ही भोगेंगे। ये कर्म तो जाकर के बैलेंस में उसमें संचित कर्म में जुड़ेगा, इकट्ठा होगा। तो इसका मतलब कि कर्म कभी नहीं भोगा जाता है। कर्म कभी नहीं भोगा जाता, क्योंकि जीवन तो फिर अपने इस जन्म का बदली मान लीजिए। हाँ, अपने इस जन्म का किया हुआ कर्म तो आदमी भोग ही नहीं सकता। कैसे भोगेगा? समझ गए हम बात। भाई, कैसे भोगेगा? जब हम जो कर्म इस समय कर रहे हैं वो हम प्रारब्ध के नियम के अनुसार कर रहे हैं। ठीक बात। प्रारब्ध का दिया हुआ। ठीक है। अब ये प्रारब्ध और ये जो हम इस समय जो कर्म कर रहे हैं, ये इतना गूढ़ रहस्य है कि इसको अलग करना असंभव है। नहीं, लेकिन आप जो बात कहे उसमें एक कैलकुलेशन सही बैठ रही है। देखिए क्या कि मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र का राजयोग है, और वो शुक्र के राजयोग की वजह से बीटेक करने के बावजूद बॉलीवुड में काम करने लगता है, फिल्म की दुनिया में। तो अब बीटेक करने के बाद, बीटेक जब वो किया होगा उससे पहले तो उसने ये विचार किया होगा कि हम बीटेक करने के बाद नौकरी करेंगे, वो हुआ कर्म। लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी बनी कि उसको किसी प्रोड्यूसर ने देखा, उसने साइन किया, उधर बुलाया, तो वो तो प्रारब्ध चलने लगा। वो प्रारब्ध चलने लगा। और इस चीज को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्रूफ किया गया कि जब कुंडली खोली गई तो देखा गया कि शुक्र की महादशा चल रही थी। इसका मतलब है कि ये कर्म अब आगे जाएगा कहीं बीटेक वाला, बीटेक वाला संचित में चला जाएगा। ये संचित में चला तो जाएगा। ये किसी जन्म में ये इंजीनियर को बनना पड़ेगा, उसको वो पूरा करना पड़ेगा। तभी ये लोग, सारे लोग, पुराने लोग ये कहते हैं कि जिस काम को शुरू करो पूरा कर लो। अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि वो संचित में चला जाएगा। ये तो बहुत ही मतलब गूढ़ विषय है, इस पर कभी लंबी चर्चा की जाएगी, है ना। 1-1.5 घंटे का विषय जो है
प्रारब्ध का और कर्म के सिद्धांत का। ये बहुत बढ़िया, मजा आया हमको आज बातचीत में। चलिए ठीक है, ये तो उर्वशी रौतेला की कुंडली के सहारे जो है बड़ी अच्छी बातचीत हो गई। बाकी ये उर्वशी रौतेला की जन्म कुंडली ठीक है। ठीक है, चलिए। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको